नमस्कार। मैं चंचल आखिरी पायदान से 2 दिन से पूर्वी उत्तर प्रदेश बारिश में है और मैं बारिश भरे एक गांव में हूं मुद्दत से, और अब मज़ा भी आ रहा है। आज रिपोर्ट मिली है कोयटों की। बनारस को कुछ लोग अब क्योटो बोलते हैं, तो उसकी खबर आई है। पता चला कि बनारस डूब रहा है, तो हंसी भी आई। इतना खूबसूरत शहर, इतनी खूबसूरत बनावट, लाजवाब नगरी, इसका क्या हाल हो रहा है ये। तो मुझे स्पेंसर याद आए। वो लिखते हैं कि अगर किसी बसावट की, किसी नगर की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना हो तो उसके वास्तु को, शिल्प को तोड़ दो। और मोदी सरकार और मोदी स्वयं इस बनारस को ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों, वजह कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ चीज़ें समझ भी आती है कि बनारस अपने ढंग का अनोखा शहर है जो कभी भी ये पोंगापंथी नहीं रहा, और अपने पुराने ज़माने से लेकर के अभी आज तक ये हमेशा रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी कदम उठाता रहा। अब अंदाज़ लगाइए कि बनारस जैसे शहर में शुरुआती दौर में जब समाजवादियों ने कहा कि भाई मंदिर में प्रवेश होना चाहिए हरिजनों का, अछूतों का, अकेला शहर है दुनिया का। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस तरह से हमारे पुरोहितों ने, पंडितों ने बाबा विश्वनाथ को आज़ाद किया है, मुक्त किया है, ये मोदी साहब वाला मुक्त नहीं, उनके दिल को जिस तरह से खोला है, वो शायद दुनिया में ही कहीं मिसाल मिले कि अछूत लोगों का प्रवेश होता है और काशी की सभ्यता और संस्कृति पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि बाबा के चरित्र को उभार देता है कि भाई ये तो सबका आदमी है, भोला है, ये अवघड़ है। और आज उस शहर के वास्तु को तोड़ा जा रहा है। तो केवल उसमें कॉरिडोर के नाम पर केवल शहर को नहीं तोड़ा जा रहा है, एक सभ्यता और संस्कृति को तोड़ा जा रहा है। अब बनारस को अगर आप देखें, अब नहीं देख पाएंगे, हालांकि ये गलियों का शहर बोला जाता है। सारी दुनिया के लोग, चौड़ी सड़कों पर रहने वाले लोग आते हैं पतली गलियों को देखने के लिए। उनके यहाँ जहाँ 24-24 लेन की सड़कें हैं, वहाँ के लोग आते हैं। यहाँ एक अगर बैल खड़ा हो गया, सांड खड़ा हो गया शहर की किसी गली में बनारस में, तो लोग उसके दोनों चारों पैरों के नीचे से गुजरते हैं। वो अगल बगल से निकलने का रास्ता नहीं रहता, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती, शहर चल रहा है, वहाँ उसका ट्रैफिक नहीं जाम होता। इस शहर को देखने के लिए सारी दुनिया बेचैन रहती है, भाग करके पहुँचती है। और उस शहर की गली को आप तोड़ रहे हैं। इसके पीछे 2 नियम थे। एक तो बनारस अपने आप में शहर नहीं था, किला था, और वो अभेद्य किला। अब अंदाज लगाइए कि जिस गली से 2 लोग एक साथ निकल नहीं सकते, उसमें कहीं घोड़ा, हाथी या कोई भी सवारी हमलावर हो सकती है? कभी नहीं, घुस नहीं सकती। सिपाही भी अगर पैदल जाना चाहे बंदूक लेकर के, तो वो आराम से 2 से ज़्यादा नहीं जा पाएंगे एक बार में। वो इस तरह की बनावट वाला शहर कितने दिनों से महफूज रहा। बड़ी बड़ी ताकतें निकली, भाई सोमनाथ को लूटा गया, सबको लूटा गया, लेकिन बनारस पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। उस बनारस को बड़े आराम से इसने धर्म के नाम पर कि बाबा को आज़ाद कर रहा हूँ। अब इनके किस्से देखे साहब कि आपके जितने भी मिथक के चरित्र हैं, राम को ये घर देंगे, बनाएंगे, शंकर को मुक्त करेंगे। अभी कृष्ण पर नहीं बोल रहे हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही है, इसलिए कि बहुत कुछ वो तो सबसे खुला हुआ है। हम बार बार कहते हैं कि उससे बड़ा कोई चरित्र नहीं है, और ये किस मुंह से बोलने जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे। ये हो सकता है कि कोई रास्ता और निकाल लेंगे, लेकिन जो कुछ भी है, धर्म के नाम पर ये सब कुछ बिगाड़ने पर तुले हुए लोग हैं। न इनको धार्मिक स्थिति की पता है, न तो धार्मिक समझ की पता है, न उसकी जकड़न को। अब देखिए बनारस की गलियाँ सब सपाट और सीधी नहीं हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी हैं, जिग जैक हैं। नंबर 2, चढ़ान और ढलान इसकी खूबी है कि हवा नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर की गर्म हवा बाहर निकल जा रही है, नीचे ठंडी हवा आ रही है।
इसको तापमान के मेंटेन करने में, उसकी गति को मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं। अब उसको आप साफ सपाट बना रहे हो, उसी तरह से जैसे दिल्ली को बनाया हुआ है, उसी तरह से जैसे बंगलोर और इसको बनाया हुआ है, बॉम्बे को बनाया हुआ है, इसको अलग से रहने दो भैया। लेकिन उसको तोड़ दिया, आज बनारस डूबा हुआ है पानी में। दिलचस्प बात देखिए कि बनारस में मोहल्लों में गंगा का पानी किधर से आ रहा है, सीवर सिस्टम तोड़ करके आ रहा है। और जो गोमती का और सई का, इन छोटी नदियों का जो गंगा में मिलन होता है, उसमें जलकुंभी घूम करके पहुंच रही है और गंगा सीधे सीधे जहां बहती थी वहां धार की जगह शांति से लेटी हुई हैं, हरी चादर ओढ़ करके। ऐसे में कहाँ जाएगा ये बनारस? शहरों को तोड़ने का और उसके बिगाड़ने का जो स्वरूप इन लोगों ने तय किया है। अब इन लोगों से देखिए कि नारा पहले ये लगता था हर हर महादेव, केशु भाई को ठिकाने लगाए, अडवाणी साहब के सिपह सालार बन करके जब बनारस की तरफ कूच करते हैं तो बनारस भी उसी तरह से स्वागत करता है जैसे सिकंदर का हुआ था, उसकी तलवार की चमक का हुआ था। हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी हो गए, घर घर मोदी हो गए, लंपटों की बाजार गर्म हो गई। और आज किस जगह पर पहुंचा दिया इन लोगों ने? आप खुद उनसे अगर पूछिए, बात करिए, तो व्यक्तिगत रूप से वो उनकी नाराज़गी है, लेकिन सार्वजनिक रूप से बोलेंगे नहीं वो। तो ऐसी जगह पर जाकर के हम एक शहर को बर्बाद होते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, हम उसको बचा क्यों नहीं पाए? उसकी वजह है कि हम बहुत जल्द बिकने के लिए तैयार हो गए। और उसकी इकानमी अगर आप ढूंढेंगे तो बड़ी दिलचस्प है ये, कि जिन लोगों ने मकान पे कब्जा किया हुआ था वो मकान मालिक नहीं थे, और अगर उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है पुराने मकान मालिक को, जो राजस्व विभाग के कागजात पर जिसका नाम है, वो कानूनन खाली नहीं करा सकता था मकान को, लेकिन बेच सकता है। और वो भी जब सरकार खरीदे तो चौथे, पाँचवें या 20 गुने फ़ायदे पर उसने मकान को बेच दिया। बड़ी आसानी से उसको पैसा मिल गया और वो नए शहर की तरफ भाग गया, बाहर शहर के बाहर जगह लेकर के बना रहा है, अपना आलीशान मकान बना रहा है। ये कल्चर की तब्दीली अभी उसको समझ में नहीं आएगी। इतना ही नहीं, ज़मीन के खरीद फरोख्त में बार बार कहता हूँ कि इस सरकार में जितना हुआ है, सड़क के नाम पर, रेलवे के नाम पर, मंदिर के नाम पर वगैरह वगैरह, ये फिर कहीं और हुआ ही नहीं है। और जो लोग आज पैसे की लालच में दे रहे हैं ज़मीन, कल वो उसके भागीदार बनेंगे और वो इस बात पे पश्चाताप करेंगे कि हमने किया क्या है। पूंजी जो है, अमर्त्य सेन को जो मिला है नोबेल पुरस्कार, बड़ी दिलचस्प लाइनें हैं उनकी कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी नोट नहीं है। और उसको आपने देख लिया कि 500 का नोट था, रात में 8 बजे के बाद बर्बाद हो गया। दूसरे दिन वो उस पर खोंचा भी नहीं बन सकता था कि जिसमें आप मूंगफली रख करके खा लें। तो और सोने की कीमत तभी तक है जब तक हम उसके चमक को मान्यता दिए हुए हैं। तो अमर्त्य सेन कहते हैं कि सबसे बड़ी पूंजी हमारी ज़मीन है और जानवर है। और आज ये सरकार दो के दोनों की ही हत्या कर रही है, क्योंकि अमर्त्य सेन से चिढ़ती नहीं, बल्कि अमर्त्य सेन उनको जानते हैं अच्छी तरह से। तो दोनों के बीच में जो तफर्रका है वो इसी वजह से है। और उसमें आज सोचने की ज़रूरत है कि किन किन मुद्दों पर कहाँ कहाँ हम गलत हो रहे हैं। आज हमारी इकानमी गिर गई, हमारे शहर बर्बाद हो रहे हैं। ये नहीं कि दूसरे शहर बसाए जाएं, लेकिन एक एक करके जब सभ्यता को ख़त्म करोगे तो उदाहरण क्यों नहीं देख लेते भाई? हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला आदमियों ने नहीं किया है, गिरते हुए शहरों ने किया है, गिरते हुए आबादियों ने किया है। वैशाली है, महोबा है, उज्जैन है, हस्तिनापुर है, दिल्ली है, पाटलिपुत्र है, कहाँ पर देखोगे? लेकिन बनारस उस ज़माने में भी नहीं टूटा था। वारेन हेस्टिंग्स को साड़ी पहन करके भागना पड़ा है इसी बनारस से, गलियों से निकल करके भागा है। तो ये एक रिवोल्यूशनरी शहर है और उस शहर की गलियों को तोड़ करके, उसकी मान्यताओं को तोड़ करके कहाँ ले करके जाना चाहते हो? ऐसे में हम आपसे निवेदन करते हैं कि थोड़ा गंभीरता से इन सवालों को, इनके सवालों को लेकर के देखें और जम करके उस पर बहस करें, उनसे पूछें, सवाल पूछें कि क्यों कर रहे हो ऐसा हमारे शहरों के साथ। ये हम कल आपको कुछ ये एक काम करिएगा आप लोग, देखिए ज़रूरी नहीं कि हम जो बोलते हैं आप इसको लाइक ही करें, डिसलाइक भी कर सकते हैं। और जो आप देखेंगे उसमें डिसलाइक का भी एक वो बना हुआ है, आप उसमें बटन दबा सकते हैं। लाइक करिए, डिसलाइक करिए, लेकिन मेरी कोशिश ये है आप सब्सक्राइब करिए और अपने राय लिखिए कि हम क्या बताएं, कहाँ कहाँ गलत हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।